जो अपने लोगों पर तलवार चलाए वो टाइगर नहीं होता, वो ट्रेटर होता है। आज लोग दिया जला रहा है, पर कुछ गांव ऐसे भी है जहां अंधेरा कभी खत्म ही नहीं होता। और वो आदमी जिसे आज तक टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, उसने खुद लिखा था, मैं काफिरों का नाश करने आया हूँ। एक तरफ मंदिर के घंटे बज रहे थे, दूसरी तरफ तलवारों की आवाज। जिस आदमी ने अपनी ही धरती पर खून बहाया, उसे आज टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। टाइम आ गया है प्रोपेगेंडा और सच में फर्क समझने का। अब जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर द पीपल हु बिलोंग्स टू साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। ये वीडियो खाली कहानी नहीं है, ये तो साउथ इंडिया का प्राइड है। बात हो रही है मैसूरू संस्थान की, जहाँ वडेयर फैमिली ने 1399 से लेकर 1761 तक पूरे 362 साल तक राज किया। और क्या राज था भाई! ऐसा सिस्टम था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद बोला था, अगर ऐसे राज हर जगह होते तो डेमोक्रेसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोच लो जरा, इतना परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। वडेयर राजाओं ने मैसूरू को एकदम हेवन बना दिया था। मंदिर, संगीत, कला, व्यापार सब कुछ टॉप नॉच पर था। आज हम मैसूर पैलेस देखते हैं, मैसूर दसरा मनाते हैं, वो सब उन्हीं की देन है। लेकिन 1761 में कहानी पलट गई। सत्ता पे कब्जा किया हैदर अली ने, और फिर स्टेज पर आया उनका बेटा टिप्पू सुल्तान, जिसको कुछ डम लोग आज भी टाइगर ऑफ मैसूर बोलकर भजन गाते हैं। अरे भाई, टाइगर नहीं, मास मर्डरर था वो। एक ऐसा शासक जिसके नाम से सिर्फ खून, लूट और जुल्म याद आते हैं। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई, ये तो सबको पता है। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए, इस जंग में पाकिस्तान ने कुछ वारशिप्स बनाई थी और उनके नाम सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। PNS बाबर, PNS जहांगीर, PNS शाहजहां, PNS आलमगीर मतलब औरंगजेब, और आखिरी में PNS टिप्पू सुल्तान। अब सोचिए, ये नाम क्यों? वो मुगल रूलर जो भारत को लूटने आए थे, उनके सक्सेसर समझा गया था टिप्पू सुल्तान को। पाकिस्तान वालों ने ये बात अच्छे से समझ ली कि टिप्पू भी उन्हीं मुगल रूलर जैसे था, एक धर्मांध और जुल्मी। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग आज भी उसे हीरो कहकर बुलाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हैदर अली। एक बात समझ लो, ये बंदा बॉर्न किंग नहीं था, किसी राजा के खून से पैदा नहीं हुआ था। अपने इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी से उसने मैसूरू पर कब्जा किया। जो भी किया खुद की ताकत से किया, ये बात तो मैं मानता हूँ। और फिर कुछ लोग बोलते हैं, अरे आपको टिप्पू से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो मुसलमान था। लेकिन सोचिए, अगर बात धर्म की होती तो हैदर अली भी मुसलमान था ना, फिर उसके लिए इतना नफरत क्यों नहीं है? क्योंकि हैदर अली समझता था कि हिंदू मेजॉरिटी वाले देश में अगर अपने राज को स्टेबलाइज करना है तो उनके साथ बैलेंस रखना पड़ेगा। एक इंसिडेंट बताता हूँ। रंगनाथ स्वामी रथोत्सव हो रहा था, पूरे शहर खुशी में था। लेकिन उसी बीच कुछ लोगों ने, मेनली पीरजादा और उसके चेले, रथ पर पत्थर फेंक दिए। तब हिंदू समाज ने चुप रहने के बजाय तुरंत जवाब दिया, वो भी धनुष और बाण से। याद रखिए, हमारे पूर्वज हमेशा जानते थे कब क्या करना चाहिए। जब शांति थी तब वो शांति से जीते थे, लेकिन जब उनके धर्म, उनकी मर्यादा पर वार होता था तो वो आज जैसे कैंडल लेके सड़कों पर नहीं निकलते थे, वो तुरंत जवाब देते थे हथियार से। उन्हें पता था कब शांति और कब दंड देना जरूरी है। जब पीरजादा ने इस पर शिकायत की और हैदर अली के पास गया, हैदर अली ने पूछा कि पहले हमला किसने किया। जब सच बताया गया, हैदर अली ने कहा कि अगर आपने पहले कदम उठाया तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। दैट्स द डिफरेंस। हैदर अली न्यू हिज लिमिट्स, ही एंजॉयड द पावर बट नेवर प्रिटेंडेड टू बी द किंग। टिप्पू ने जो गलती की वो हैदर अली कभी नहीं करता था। अब जरा बात करते हैं उस टिप्पू सुल्तान के बारे में। जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1751 को देवनहल्ली में। बचपन से ही अपने बाप हैदर अली को देखकर जंग का खेल सीखता गया। तलवार चलाना, सेना संभालना, चालाकी से राज करना, सब कुछ सीख लिया। और हाँ, कई भाषाएं भी सीखी थी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, पर्शियन, अरेबिक।
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी पता है? उसके अंदर घुस गया था अंधा धार्मिक जुनून। मैसूरू को उसने बोला था सरकार ए खुदा दात, मतलब खुदा के देने वाले सरकार। भाई, ये मैसूर राज्य नहीं रहा, ये उसके लिए एक इस्लामिक सल्तनत बन गया था। कन्नड़ा और मराठी उस समय के ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। टिप्पू ने उन्हें हटा दिया, कन्नड़ा और मराठी को मिटाकर अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस को बिठाया। और आज के कुछ ब्लेडी पॉलिटिशियंस उस टिप्पू को कन्नडिगा बोलकर जयंती मनाते हैं। अरे पॉलिटिशियंस, सोच जरा, जो आदमी कन्नड़ा और मराठी जैसे भाषाओं को जड़ से मिटा दे और अपनी जबान थोप दे, उसके नाम पर आप जयंती मना रहे हो। भाषा को मिटाने वाला कब से हीरो बन गया? यही हमारा नेता है, जो अपनी माँ भाषा और इतिहास को वोट बैंक के लिए बेच देते हैं। पूरा भारत जब दीपावली के दिए जलाते हैं ना, एक जगह है कर्नाटका में मेलकोटे, जहाँ लोग दीपावली नहीं मनाते। समझे आप? दीपावली जो रोशनी का त्योहार है, उस जगह के लिए दर्द और अंधेरे की याद बन चुका है। और इसके पीछे सिर्फ एक नाम है, टिप्पू सुल्तान। सुनो अब पूरी बात ध्यान से। उस समय मैसूर के दो प्रमुख मंत्री थे, तिरुमल राव और नारायण राव। उन्होंने मद्रास के रूलर को पत्र लिखा, टिप्पू हमारा राज्य बर्बाद कर रहा है, हमें बचाइए। लेकिन टिप्पू के स्पाई टीम छोटी मोटी नहीं थी, पूरा नेटवर्क था। उसे बात पता चली और फिर हुआ बदले का खेल। ऑफ कोर्स, एक किंग के पास पूरा हक होता है अपने राज्य और अपने लोगों को बचाने का। अगर कोई उसके खिलाफ दूसरे राज्य के साथ मिलकर साजिश करे तो उसके खिलाफ कदम उठाना, उसे सजा देना, ये गलत नहीं है। और अगर टिप्पू सुल्तान ने उन्हें सजा दी होती सिर्फ इसी रीजन से, तो हाँ, वो न्याय होता। लेकिन उसने जो किया वो इंसाफी नहीं, एक क्रूरता थी। तिरुमल राव और नारायण राव मंडयम अयंगार परिवार से थे। दीपावली के दिन, वो नरक चतुर्दशी के दिन, टिप्पू ने मंडयम अयंगार परिवार को चलवा नारायण स्वामी मंदिर में बुलाया। बहाना था भोज का, लेकिन इरादा कुछ और था। सब मंदिर में पूरी भक्ति के साथ पहुंच गए, लेकिन जैसे ही अंदर भोजन शुरू हुआ, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए और अंदर हाथी को छोड़ा गया। जो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते, उन्हें कठोर तरीके से मारा गया। पुरुष, महिला, बच्चे, किसी पर भी दया नहीं की गई। ये जो हुआ मेलकोटे में, ये जलियांवाला बाग से कुछ कम नहीं था। वहाँ अंग्रेजों ने बंद दरवाजे के पीछे लोगों को मारा था, यहाँ टिप्पू सुल्तान ने। और फिर कुछ नेता कहते हैं टिप्पू एक सेकुलर रूलर था। आप ही सोचिए, जो मंदिर को कत्ल का मैदान बना दे, वो सेकुलर कैसे हो सकता है? लेट्स टॉक अबाउट कोडगु। कोडगु एक ऐसा इलाका जहाँ के लोग अपने बहादुरी, वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। और यही वजह थी कि टिप्पू सुल्तान की नज़र उस जमीन पर थी। पर कोडवा लोगों की एकता और शौर्य के आगे उसके सपना बार बार टूट रहा था। तब टिप्पू ने एक छाल खेला। उसने कहा, अब और जंग नहीं, आओ एक शांति सभा करते हैं। जगह तय हुई देवटी परम्बू लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल के पास। कोडवा लोगों ने विश्वास कर लिया, वो लोग बिना हथियार, बिना तलवार गए। बहुत से लोग फल फूल को शांति का प्रतीक मानकर ले गए थे। इतिहासकार कहते हैं 65,000 से 80,000 लोग उस दिन वहां इकट्ठा हुए थे। पुरुष, महिला, बच्चे, सब लोग। टिप्पू के सैनिकों ने पूरी जगह घेर ली। उन्होंने कोडवा नेताओं को वही मार डाला, बाकी लोगों को बंदी बना लिया। उन्हें कोडगु से श्रीरंगपटना तक पैरों में जंजीर बांधकर चलाया गया। रास्ते में हजारों लोग भूख, प्यास और अत्याचार से मर गए। और जो श्रीरंगपटना तक बचे, उनका तो जीना भी मौत से बदतर बना दिया गया। मर्दों को जबरदस्ती सर्कमसाइज करके इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। औरतों को और बच्चों को अलग अलग कर दिया गया। आज भी 12 दिसंबर को कोडवा लोग मार्टायर्स डे के रूप में मनाते हैं, उन निर्दोषों की याद में। और आपको पता है टिप्पू के तलवार पर क्या लिखा था? मेरी तलवार काफिरों के विनाश के लिए बिजली की तरह चमकती है। और फिर भी आज के कुछ लोग कहते हैं टिप्पू सुल्तान एक सेकुलर शासक था। सच कौन? अगर ये सेकुलरिज्म है तो इंसानियत का मतलब क्या बचा है? लोग कहते हैं, अरे टिप्पू तो मंदिरों को भी दान दिया करता था। उसने श्रृंगेरी, श्रीरंगपट्टना, नंजनगूडू
मेलुकोटे इन मंदिरों को दान दिया था, उनके पुनर्निर्माण में पैसा दिया था। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात झूठ नहीं है और इसके सबूत भी लिखित रूप में मौजूद है। लेकिन अब असली बात सुनिए, ये सब उसने तब किया जब उसका क्रूरता का दौर खत्म हो गया था। कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि अपने जीवन का अंतिम वर्षों में लगातार युद्ध और हानियों से थक कर उसने दान और धार्मिक काम शुरू किया। कुछ लोग कहते हैं शायद वो अपने पापों का बोझ हल्का करने चाहता था या लोगों के सामने अपनी इमेज बदलना चाहता था, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए ये वही टिप्पू था जो पहले मंदिरों को तोड़ता था। टिप्पू सुल्तान को द ग्रेट फ्रीडम फाइटर कहने वाले बहुत लोग हैं। अब हिस्ट्री में क्या हुआ मैं आगे बताऊंगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि क्या टिप्पू सुल्तान एक फ्रीडम फाइटर था या नहीं। दोस्तों, अगर ब्रिटिश के खिलाफ जंग की बात आए तो टिप्पू सुल्तान कोई आम शासक नहीं, एक फाइटर था। एंग्लो मैसूर वार्स में ब्रिटिश का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ एक नाम था, टिप्पू सुल्तान। और हाँ, भारत में मॉडर्न वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जिसने समझा वो भी टिप्पू ही था। आयरन केस रॉकेट्स, मिसाइल्स जिन्हें बाद में ब्रिटिश ने कॉपी करके अपने मिलिट्री सिस्टम का हिस्सा बनाया, स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन, बैटलफील्ड इंटेलिजेंस, टिप्पू इसमें मास्टर था। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स खुद लिखते हैं मैसूर वाज आवर वर्स्ट नाइटमेयर। जंग के मैदान में वो सचमुच एक शेर था। और दोस्तों, ब्रिटिश के नजरिए से टिप्पू ट्रूली एक टाइगर था, लेकिन अपने ही लोगों के नजरिए से ये फैसला आगे आप खुद कर लेना। सोचो जरा, कोई भी इंसान, राजा हो या आम आदमी, अपने ही देश पे किसी और को आके हमला करने को कहेगा? बिल्कुल नहीं। और अगर कोई शासक ऐसा करता है तो फिर उसको देशभक्त कहना ठीक नहीं होगा। टिप्पू ने ऑटोमन एम्पायर को पत्र लिखा, आओ भारत पर हमला करो, यहाँ के काफिरों को खत्म करो, भारत पर जितना बड़ा और तेज हमला हो सके उतना करो। उसी तरह अफगानिस्तान की झमन शाह को भी एक पत्र भेजा गया, आप आकर भारत पर हमला करो। पहले साल नॉर्थ इंडिया से काफिरों का अंत करो, दूसरे साल साउथ इंडिया को साफ करो, फिर देश बांट के इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। अब बताओ, जो अपने देश के खिलाफ दूसरों को बुलाते हैं, क्या उसे फ्रीडम फाइटर कहा जा सकता है? और याद रखो, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने भी कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, मतलब माता और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान है। जो अपने धरती को तोड़ने का सपना देखता है वो कभी भी इस धरती का पुत्र नहीं हो सकता। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, कर्नाटका की कांग्रेस सरकार, हाँ वही जो हमने वोट करके भेजी, वो हर साल टिप्पू जयंती मनाती है। अब बताओ भाई, इंडिया में टिप्पू जयंती मनाना क्या वैसे ही नहीं जैसे इसराइल में हिटलर जयंती मनाना? एक ऐसा आदमी जिसका हाथों हजारों लोगों का खून लगा है, जो मंदिर तोड़ता और धर्म बदलने पर मजबूर करता था, उसके नाम पर फेस्टिवल, और वो भी हमारे टैक्स के पैसों से। क्या कोडगु के लोगों का दर्द कुछ मायने नहीं रखता? क्रिश्चियंस, हिंदूस जिन पे जुल्म हुआ, उनका इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है? बीजेपी भी पीछे नहीं थी। एक टाइम पे बीजेपी ने टिप्पू जयंती मनाई थी और इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर पेश किया गया था। कहा गया टिप्पू को उरीगौड़ा और नंजेगौड़ा ने मारा, पर सच क्या है? हिस्ट्री में इन दोनों के होने का एक भी प्रूफ नहीं मिलता। यानी दोनों पार्टी एक ही जैसा अपने वोट बैंक के लिए इतिहास को झूठ में बदल देते हैं। बीजेपी ने भी ये कहानी सिर्फ इसलिए उठाई क्योंकि ओक्कलिगा कम्युनिटी उनके वोट बैंक का हिस्सा थी। पर जब ओक्कलिगा स्वामी जी ने खुद आके बोला हमारे जाति को ऐसे यूज मत करो, तब बीजेपी ने चुपचाप पूरा टॉपिक डुबा दिया। और मैं कह रहा हूँ, ये सब देखकर लगता है पॉलिटिक्स सच्चाई पे नहीं नैरेटिव पे चलते हैं, और जब तक हम जागते नहीं ये लोग हमारे हिस्ट्री को टुकड़े टुकड़े करते ही रहेंगे। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है आज़ादी के बाद हमने क्या सीखा? स्कूल के टेक्स्ट बुक खोलो, वहाँ टिप्पू सुल्तान, औरंगजेब, गजनी, गोरी सबके अच्छे काम लिखे मिलते हैं, लेकिन उनके जुल्म, उनकी धर्मांधता, उनकी क्रूएलिटी कुछ नहीं। क्यों भाई? क्या सच लिखने से किसी को तकलीफ होती है? देखिए, I strongly believe that
today's generation must not be blamed for whatever happened in the history। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सोच को इतना अंधा बना लो कि जुल्मी था उसे भी हीरो समझने लगो। देखिए, एक रोज प्लांट को सोचिए, अगर आप सिर्फ उसके फूलों के बारे में बताओगे लेकिन उसके कांटे के बारे में चुप रहोगे तो लोग समझेंगे कि गुलाब सिर्फ खूबसूरत है, दर्द नहीं देता। लेकिन असली तस्वीर तब आती है जब आप फूल और कांटे दोनों के बारे में सच बताते हो। बस इसी तरह हिस्ट्री को भी पूरा बताना चाहिए, अच्छे काम भी और बुरे काम भी, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। आज तक लोग कंफ्यूज है कौन हीरो था और कौन विलन, क्योंकि सरकार ने सच छुपाया। और मैं कह रहा हूँ ये सच दिखाना सिर्फ हमारा नहीं, सरकार का भी फर्ज है। अगर वो ईमानदारी से हिस्ट्री दिखाएंगे तो लोग खुद डिसाइड करेंगे टिप्पू सुल्तान हीरो था या एक जालिम आदमी। रिमेंबर दिस, ऑफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। और जब तक हम हिस्ट्री का सच पूरा नहीं जानते तब तक हम गलत लोगों को पूछते रहेंगे और असली हीरोज को भूलते ही रहेंगे।